हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा क्या आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के पहला जो पार्ट जो था यानी पहला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को 2 वीडियो में पूरी अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर चुके थे। बात करें प्रश्न उत्तर का वीडियो तो उसका नहीं आया है, लेकिन आपको पता होगा क्या आपका इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। हम सोचते हैं प्राचीन इतिहास तक पढ़ा देने के बाद 4 चैप्टर का लगातार आपको 4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दे देंगे, लेकिन आपको क्या पढ़ना जरूरी है, जो आपको हम लेक्चर दिए हैं वो देखना बहुत ही जरूरी है। जो नहीं देखे हड़प्पा सभ्यता का जाके चैनल पर उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपका क्या नाम है, राजा किसान और नगर। क्या देखना है चैप्टर, राजा किसान और नगर। देखिए किताब 2 प्रकार की आती है, आपको बता चुके हैं, एक एनसीईआरटी की एसबीपीडी की। एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिलेगा राजा किसान और नगर। वहीं बात करें एसबीपीडी का बुक में यही चैप्टर का नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। सिंपल सी बात है, मौर्य काल से गुप्त काल तक जो राजनीतिक और उनका आर्थिक विकास होगा, आर्थिक जो इकाई होगी, उन्हीं को हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। यानी चैप्टर नंबर 2 में मौर्य काल से संबंधित एवं गुप्त काल से संबंधित सभी चीज़ों के इतिहास को हम लोग जानेंगे। देखिए ये आपका जो है चैप्टर बहुत लंबा है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे क्या एक वीडियो में ख़त्म कर दे, लेकिन ये तो एक वीडियो में बन जाए तो बढ़िया है, तो 2 वीडियो हमारा हो जाएगा दूसरा चैप्टर से। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको पता ही होगा क्या, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए आज का चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोटी तौर पर बात करें तो आज के चैप्टर में मेन जो पढ़ना रहेगा आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक जो रहेगा सबसे मेन पॉइंट वही रहेगा। और अशोक के बारे में तो आप कई बार सुन चुके होंगे, जिसे प्रियदर्शी अशोक, सम्राट अशोक के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके बारे में तो आप कई बार सुन चुके होंगे। उसके द्वारा किया गया कार्य मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मेन टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत वही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जहाँ से बनता है उन सभी को ले लेंगे हम। आज जो है हमारा कुछ ही चीज़ उस चैप्टर को बता पाएंगे, परिचय के तौर पर उस चैप्टर का ये हमारा वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मौर्य साम्राज्य की पूरी जानकारी को देखेंगे, अशोक से संबंधित पूरा इतिहास को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात स्टार्टिंग करते हैं हम लोग वैदिक काल से। ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग होता है वैदिक काल। पिछले वीडियो में जब हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ाए थे तो हड़प्पा सभ्यता का आपको क्या कर दिए थे, अंत कर दिए थे, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। आखिर हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई, इसी पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे बाद आता है क्या, या वैदिक काल आता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद ही आपका आता है वैदिक काल। देखिए यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट बाय पॉइंट, आप नोट्स भी बना सकते हैं। क्या वैदिक सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई वैदिक जो काल है आपका, वो क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है। उनके बाद कौन सा आता है, वैदिक काल आता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल जो है आपका ग्रामीण सभ्यता था और ये आर्य द्वारा बसाया गया था। सिंपल सी बात है, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ उनके बाद आया कौन सा काल, वैदिक काल आया। और वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। उनके बाद ग्रामीण सभ्यता को किसके द्वारा बसाया गया, तो आर्य के द्वारा बसाया गया। अब बात करें कि यहाँ आर्य कौन है, जो आर्य लिखा गया है ये आर्य किसको कहा गया, तो ध्यान रखिएगा आर्य वे लोग हैं जो उस समय घुड़सवारी, पशुपालन करने वाला योद्धा और चरवाहों में एक घुमंती जनजाति था। एक प्रकार का ये घुमंतु जनजाति यानी घूमने फिरने वाला था, लेकिन योद्धा की तरह था, घुड़सवार था और पशुपालन करने वाला था और घुमंतु था, यानी यहाँ से वहाँ जाते रहता था। और यही क्या करता है, भारत में क्या करता है, वैदिक काल की स्थापना करता। और हिंदुओं का जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद की रचना आर्य लोगों के द्वारा ही करता है। उनके बाद आर्य भारत से ही निकल कर क्या किया, यूरोप और पश्चिमी एशिया, यूरोप, एशिया अन्य जगहों पर क्या करता है, कब्जा जमा लेता है। तो आर्य हमारा कौन था, एक घुड़सवार था, पशुपालन करने वाला योद्धा की तरह एक घुमंतु जनजाति था, जो कि भारत से निकलकर क्या किया, एशिया और अफ्रीका जैसे, एशिया और यूरोप जैसे देशों पर भी क्या किया, अपना कब्जा जमाया। और ये एक योद्धा के समान था, ठीक है। और हिंदुओं का जो सबसे पुराना ग्रंथ वेद था, जो ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, वह आर्य के द्वारा ही लिखा गया था। तो आप क्या समझे, क्या ग्रामीण सभ्यता जो वैदिक काल थी वह किसके द्वारा बसाया गया था, आर्य के द्वारा। आखिर वैदिक काल कितना से कितना ईस्वी तक रहा, तो याद रखिएगा वैदिक काल आपका 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। आपका वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा।
बात करते हैं वैदिक काल की भाषा क्या थी। मेन पॉइंट जो आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पूरी किताब पढ़िएगा तो आपका एसजीपीटी देखिएगा, पूरी किताब पढ़िएगा साल भर में भी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन जो मेन पॉइंट है, आखिर क्या पूछता है बोर्ड में, क्या हमें जानकारी रखना चाहिए, उन सभी बातों को ही हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं वैदिक काल, जो वैदिक सभ्यता थी, इसकी भाषा की क्या थी। प्राक संस्कृत यानी कि प्राचीन संस्कृत जो थी वह भाषा थी, और वर्तमान में जो संस्कृत है उससे थोड़ी अलग थी। वैदिक सभ्यता की जो भाषा थी प्राक संस्कृत मतलब प्राचीन संस्कृत, और जो वर्तमान समय हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं उससे ये थोड़ी सी अलग थी। 4 पॉइंट को नोट कीजिएगा। वैदिक काल के अंतर्गत क्या हड़प्पा सभ्यता के बाद अस्तित्व में आती है, और इस सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। किसके द्वारा बसाया गया, आर्यों के द्वारा बसाया गया। इसका काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक। ये इसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी, प्राक संस्कृत, जो वर्तमान संस्कृत से थोड़ी अलग थी। सिंपल सी बात, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल या वैदिक युग जो है, इसको आपका 2 भागों में बांटा गया है। जो आप वैदिक काल को देख रहे हैं, वैदिक काल को मुख्य रूप से आपका 2 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया ऋग वैदिक काल, दूसरा बांटा गया उत्तर वैदिक काल। याद रखिएगा, आपका वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बात करें ऋग वैदिक का काल क्या रहा, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक का काल रहा। वहीं उत्तर वैदिक का काल क्या रहा, तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक क्या रहा, उत्तर वैदिक का काल रहा। ध्यान रखिएगा, क्या ऋग वैदिक काल का कितना ईसा पूर्व रहता है, 1500 से 1000, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, ठीक है। वहीं उत्तर वैदिक का काल कितना से कितना रहता है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक किसका काल रहता है, उत्तर वैदिक काल का। यानी कि आपका वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। याद देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्या ऋग वैदिक काल के दौरान, ऋग वैदिक के दौरान ही, ऋग वैदिक जब काल चल रहा था उसी दौरान आपका ऋग वेद का रचना हुआ था। वहीं उत्तर वैदिक जब स्टार्टिंग हुआ उस समय अन्य वेद के साथ साथ सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, हिंदुओं का सबसे प्राचीनतम जो वेद है यही 4 है। और आपका वैदिक काल को जो 2 भागों में बांटा गया है, उसमें से 2 भाग ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में। ऋग वैदिक में आपका ऋग्वेद की रचना हुई, वह उत्तर वैदिक के अंतर्गत यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। आई होप आपको वैदिक सभ्यता का प्रमुख रूप से 2 भाग पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लौह युग। लौह युग के बाद से ही आपका सभ्यता का क्या होगा, अब जनपद, महाजनपद और जनपद इस चैप्टर में पढ़े होंगे, आप जरूर पढ़े होंगे। महाजनपद और जनपद से स्टार्टिंग आपका क्या होगा, साम्राज्य के बारे में स्थापित होगा। चलिए, लौह युग कब से कब तक रहा था उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। लौह युग कब से कब तक रहता है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। आपका वैदिक काल जब स्टार्टिंग कब से होता है, 1500 से 620। उसी के बीच के क्या आता है, उसी के अंतर्गत यानी कि वैदिक काल के ही अंतर्गत आ जाता आपका लौह युग। लौह युग कब से आता है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। डेट याद रखिएगा, ठीक है। आखिर लोह युग में क्या हुआ उनके बारे में समझते हैं। लोहे के खोज हुआ, ये सभ्यता जो थी पहली ग्रामीण सभ्यता थी। सिंपल सी बात, जब लोह युग आया 600 ईसा पूर्व में, क्या हुआ, लोहे का खोज हुआ और सभ्यता का रहन सहन में परिवर्तन आ गया। जब लोहे का खोज हुआ तो सभ्यता के रहन सहन में चेंज अर्थात क्या होता है, परिवर्तन आता है। लोहे से हल और हथियार का निर्माण होने लगा। जब लोहा को देखा गया, जब लोहा का बारे में पता चला इन लोगों को, तो क्या करने लगा, ये लोग लोहे से हल बनाने लगा और उनका क्या करने लगा, हथियार का निर्माण करने लगा लोहे से। हल के निर्माण से क्या हुआ, खेती में वृद्धि हुई, लोगों के पास धन इकट्ठा हुआ। सिंपल सी बात, एक दूसरे से लिंक किया हुआ। क्या होता है, लोहे की खोज से सभ्यता का रहन सहन में परिवर्तन होता है। लोहे से उन लोगों ने हल बनाया और हथियार बनाया। लोहे से हल बनाने के कारण क्या हुआ, उनकी खेती में क्या हुई, वृद्धि हुई, जिस कारण से उनके पास धन क्या हुआ, इकट्ठा होने लगा। यानी कि रुपया पैसा क्या होने लगा, उस समय उनके पास इकट्ठा होने लगा। लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनने की शुरुआत होता है। जब लोहे के निर्माण होता है उनके साथ ही, सिंपल सी बात है, लोहा का अगर हल बनाया जा रहा तो उनका हथियार ही बनाया गया था। तो लोहे के निर्माण के साथ साथ पाने के साथ ही क्या होता है, हथियार बनने का क्या होता है, उस समय शुरुआत हो जाता है। शुरुआत हुई जिससे महाजनपदों का विकास होना शुरू हुआ। उसी से क्या होता है, महाजनपद का विकास होना शुरू होता है। महाजनपद को भी समझाएंगे क्या होता है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। लोहे का निर्माण के साथ ही क्या होता है, हथियार बनना शुरुआत होता है, जिसके कारण क्या होता है, महाजनपद का विकास होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हुआ क्या, लोहे के खोज के बाद
लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आता है। खेती जो करने का तरीका था अब उसमें हल का प्रयोग किया जाने लगा। लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा, लोग हथियार बनाने लगे। इन्हीं सब कारणों के देखते हुए क्या होता है, जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, वो पूरा फैलकर क्या हो जाती है, एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है, महाजनपद के रूप में स्थापित हो जाता है। उनको देखते हैं आखिर महाजनपद कहा किसको गया, जनपद किसको कहा गया, उनको समझिए। सबसे पहले आता है आपका जनपद। जनपद, जन का अर्थ होता है लोग, आपको पता होगा। पद का अर्थ होता है पैर। जन का अर्थ क्या होता है, लोग, और पद का अर्थ क्या होता है, पैर। जनपद उसी को कहा गया कि जनपद वह जगह है जहां लोग अपना घर बनाता था। जनपद वही उसी जगह को कहा गया जहां पर लोग घर बनाता था। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि जनपद से आप क्या समझते हैं या जनपद का अर्थ क्या है। याद रखिएगा कि जनपद वह जगह है जहां पर लोग क्या करते थे, उस समय घर बनाते थे। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि हथियार और खेती में क्या हुआ। हथियार उस समय जब लोहा के बारे में पता चला तो हथियार उस समय अत्यधिक तीव्र गति से उसका बनना शुरू हुआ। उनके बाद खेती में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, जिसके कारण जनपदों का आकार क्या हुआ, बड़ा होने लगा। सिंपल सी बात है, जहां पर लोग घर बनाता था वहां क्या हुआ, उन्हीं को क्या कहा गया, जनपद कहा गया। अब यहाँ पर क्या होने लगा, क्या लोहा जैसे प्राप्त हुआ, ये लोग लोहा जैसे प्राप्त हुआ, यहाँ क्या हुआ इन लोगों को, ये लोग हल बनाया और क्या बनाया, हथियार बनाया। ये दोनों चीज बनाने के बाद क्या हुआ, जैसे हल बनाया, हल बनाने के बाद क्या होता है, खेती में अत्यधिक तीव्र गति से विकास होता है और इन लोगों के पास धन इकट्ठा शुरू होने लगता है। तो ये जो घर बनाता था इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई और इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जनपद। और जनपदों का आकार जो था, ये जो जिसका आकार था, ये जो बस रहा था ग्रामीण सभ्यता में, उनका आकार क्या होने लगा, वह बड़ा होने लगा। ठीक है, और जब सबसे अधिक ये जनपद और बड़ा अधिक रूप लेने लगा, इसी को क्या कहा गया, महाजनपद। जनपद यानी इसका और बड़ा हमको रूप देखने को मिलने लगा तो इसी को कहा गया महाजनपद। जनपदों का आकार बड़ा होने लगा, महाजनपदों का विकास हुआ। जैसे जैसे जनपद का आकार बड़ा होते गया उसी को क्या बोला गया, महाजनपद बोला गया। यानी कि जहां पर लोग घर बनाते थे उसी को जनपद कहा जाता था। जैसे जैसे एक जगह पर जनपदों की संख्या बढ़ने लगी उसी को क्या बोला जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों का विकास हुआ। उस समय 16 महाजनपद था। उस समय जो था आपका 16 महाजनपद था। आखिर महाजनपदों की जानकारी कहां से मिलती है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे, आप सिर्फ यहां समझिए। उस समय जो था 16 महाजनपद था। किस समय, वैदिक काल में कितना जनपद था, 16 महाजनपद था। और सबसे बड़ा और विशाल की बात करें तो सबसे विशाल आपका जनपद था मगध। कौन सा था, ऑब्जेक्टिव कई बार बना है, सबसे विशाल या बड़ा महाजनपद कौन था, तो मगध था। तो 16 महाजनपद में से कुछ का हम नाम बताते हैं, सुनिएगा, ऐसे आपका बुक में होगा। काशी हो गया, मगध हो गया, चेदी हो गया, कौशल हो गया, वज्जी हो गया, अंग हो गया, मल हो गया, कुरु हुआ, सुरसेन हुआ, वत्स हुआ, मत्स्य, अवंती हुआ, गंधार हुआ, कंबोज हुआ। इस प्रकार से आपका 16 महाजनपद था। लेकिन उनमें से एक ही हमारा इंपॉर्टेंट है, मगध वाला, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं मगध पर शासन के बारे में बात करते हैं। आखिर सब उस समय 16 महाजनपद था और सबसे विशाल कौन सा था, मगध। मगध के महाजनपद के बारे में, वहां पर कौन से कितने व्यक्ति शासन किए, किस प्रकार से वहां पर शासन किया, चलिए उनके बारे में हम लोग देखते हैं। आखिर मगध के बारे में क्यों पूछा जाता है, उन सभी को देखते हैं। मगध पर शासन के अंतर्गत बात करें तो मगध पर किसी एक वंश का शासन नहीं रहा, वहां पर 2-4 वंशों का शासन रहा, जो कुछ के बारे में आपको नोट्स दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला करते हैं, हर्यक राजवंश का राजा आता है जो 544 से 412 ईस्वा पूर्व तक क्या करता है, मगध पर शासन करता है। इनके बाद हर्यक राजवंश के अंतर्गत ही आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक ये क्या करता है, मगध पर शासन करता है। यानी 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक जो आपका हर्यक राजवंश का जो शासन रहा मगध साम्राज्य पर, मगध महाजनपद जो था वहां पर उस समय, उसके दौरान, हर्यक राजवंश के दौरान 4 राजाओं ने क्या किया, वहां पर शासन किया, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। इनका अंत के बाद आता है शिशुनाग वंश। इनके अंत के बाद क्या होता है, इनका अंत करके कौन सा आता है, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश मगध पर शासन करता है और इसका डेट रहता है 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक, क्योंकि 544 में हर्यक वंश स्टार्टिंग हुआ और 412 में खत्म हो गया। तो 412 से 344 तक किसका आएगा, तो शिशुनाग वंश का आएगा। शिशुनाग वंश से इतना ही याद रखिएगा, शिशुनाग वंश का संस्थापक था आपका शिशुनाग। सिंपल सी बात है, जिसका नाम है उसी के नाम पर वंश था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश।
नंद वंश इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो नंद वंश जो है, नंद वंश का संस्थापक के बारे में कई बार पूछा गया है। तो संस्थापक इसका था महापद्म नंद और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। याद रखिएगा, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, वहीं नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अगर बात करें क्या नंद वंश कितना ईस्वी तक रहा, तो 344 से 323 ईस्वी तक रहा, ईसा पूर्व तक रहा। बात करें क्या नंद वंश कितना ईसा पूर्व तक रहा, 344 से 323 ईसा पूर्व तक रहा। और संस्थापक इनका महापद्म नंद था और अंतिम शासक क्या था? घनानंद था। थोड़ी सी बात यहाँ समझिएगा, क्या घनानंद के दरबार में चाणक्य रहा करता था? चाणक्य के बारे में आप लोग नाम सुने ही होंगे। तो चाणक्य, घनानंद थोड़ा क्या था? घमंडी टाइप का था। एक बार क्या करता है, बड़ी सभा में क्या करता है, चाणक्य का अपमान कर देता है, यानी उसका थोड़ा सा बेइज्जती कर देता है। इसके और घनानंद का अंत का कारण भी चाणक्य ही बनता है, ठीक है। घनानंद का अंत का अगर कारण की बात के मेन कारण तो चाणक्य ही रहता है। चाणक्य का जब अपमान किया गया तो चाणक्य आकर क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करता है? चाणक्य आके तैयार करता है और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? घनानंद को हरा देता है। याद रखिएगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद और अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद क्या किया? क्या घनानंद के दरबार में था चाणक्य। चाणक्य को क्या करता है? एक बार वो अपमान कर देता है और इसके कारण चाणक्य उसके दरबार से चला जाता है। उनके बाद क्या करता है? चाणक्य क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है, शासक के रूप में क्या करता है? इनको तैयार करता है। जब शासक के रूप में तैयार करता है तो घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या करता है? इनको हरा देता है और नंद वंश को क्या करता है? ये समाप्त कर देता है। उनके बाद आ जाता है मौर्य समाज, जो कि संस्थापक है इसका चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य ने जिसको तैयार किया था वही था आपका मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। और इसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी चीज़ों पर, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था मौर्य साम्राज्य में, सैन्य व्यवस्था कैसा था और न्यायिक व्यवस्था कैसा था, वहाँ की राजनीति कैसी थी, इन सभी बातों को मेन रूप से हमको मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत देखना है। और मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से है आप देख लिए क्या? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, अंतिम शासक घनानंद। घनानंद के बाद आता है कौन? आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? घनानंद को हरा देता है, जिससे आपका नंद वंश का क्या होता है? शासन समाप्त हो जाता है। उनके बाद मौर्य साम्राज्य के वही संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी का पुत्र, और उनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था। क्या सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सुनिए। यूनानी शासक था एक सेल्यूकस निकेटर। कई बार चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी पूछा जाता है, आप जिसे लिख सकते हैं, क्या नहीं तो हम लिखा देंगे परिणाम जब होगा। एक बार आप सुन लीजिए, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य को देख रहे हैं, एक था यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर। वो क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य उसको हरा देता है और संधि के तौर पर क्या करता है? जो सेल्यूकस निकेटर था यूनानी शासक, उनकी पुत्री था हेलेना, उनके साथ क्या करता है? जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेता है और उनकी पुत्री से विवाह कर लेता है। और उनके बाद सेल्यूकस का दरबार में एक कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में नाम तो सुने ही होंगे। तो सेल्यूकस के दरबार में जो मेगास्थनीज था वो क्या करता है? सेल्यूकस चंद्रगुप्त के दरबार में क्या करता है? उनको मंत्री बना भेजता है, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है, जो कि 395 से 298 ईस्वी तक रहा। और यहीं पर रहकर मेगास्थनीज क्या करता है? इंडिका नामक कीर्ति करता है। कई बार ऑब्जेक्टिव बना कि इंडिका नामक कीर्ति किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। और चंद्रगुप्त ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त एक अखिल भारतीय साम्राज्य का स्थापना किया था। जैन मुनि भद्रबाहु से क्या किया था? ये जैन धर्म की दीक्षा लिया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु से किया था? जैन धर्म का दीक्षा लिया था। और 298 ईस्वी में श्रवण बेलगोला मैसूर जाकर सल्लेखन यानी उपवास के द्वारा क्या करता है? अपना शरीर को त्याग देता है। जैन धर्म के अंतर्गत सल्लेखन के द्वारा ही शरीर को त्यागा जाता है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखन के द्वारा, सल्लेखन का अर्थ होता है उपवास, इसको रखते भी अपना क्या करता है? शरीर को त्याग करता है। सिंपल सी बात आपको एक बार फिर से बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? एक शासक था जो कि नंद वंश के घनानंद जो अंतिम शासक था नंद वंश, उसको समाप्त करके क्या किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। वो क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर को यूनानी शासक था उसको हराकर उसकी पुत्री हेलेना से क्या किया था? विवाह किया था। और जिस पर विवाह करने के बाद क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर अपने दरबार में मेगास्थनीज था, वो क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। और मेगास्थनीज जो आया दरबार में मंत्री बनकर, वो वहीं पर रहकर क्या करता है? 305 से 298 ईस्वी पूर्व रहकर क्या करता है? इंडिका नामक कीर्ति लिखता है।
जो कि बहुत ही फेमस है, कई बार ऑब्जेक्टिव वहां से बना है। उनके बाद अंत में जैन धर्म से दीक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखन द्वारा अपना शरीर को क्या करता है, त्याग देता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब परीक्षा करवाएंगे तो वहां यह सवाल जरूर ही रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार भी कुछ समय तक शासन करता है। उनके बाद आ जाता है उनका पुत्र अशोक। इनके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार के बाद उसका पुत्र आता है अशोक। और अशोक के बारे में पूरी डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, और कई बार यहाँ से आपका परीक्षा सवाल बना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में संपूर्ण जानकारी को पढ़ेंगे। अभी थोड़ी सी जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं। चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, सिंपल सी बात है, अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। और बौद्ध धर्म अपनाया, युद्ध लड़ना छोड़ा। आप 8th क्लास में पढ़े होंगे, क्या कलिंग युद्ध के बाद क्या करता है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या करता है, भीषण रक्तलाभ को देखकर क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है। और बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, अहिंसा, वहां पर हिंसा जो है अवैध माना जाता है, यानी कि अहिंसा परमो धर्म रहता है बौद्ध धर्म में। तो युद्ध लड़ना छोड़ना पड़ा अशोक को, क्योंकि बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके वजह से इसके बाद इसके बाद से मौर्य साम्राज्य का अंत होने लगा, क्योंकि कोई भी शासक अगर युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो युद्ध तो नहीं करना था, यही कारण होता है कि मौर्य साम्राज्य का अंत भी हो जाता है। इसके लंबे समय तक भारत में बाहरी शासकों के शासकों का राज रहा। इसके यानी मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ, बाहरी शासक का भारत में राज रहा। उनके बाद और फिर आया गुप्त साम्राज्य। उनके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद आता है गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत 4 शासक को देखा जाता है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यानी कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या करता है, युद्ध करना छोड़ देता है। उनके बाद यही इसका क्या बनता है, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। मौर्य साम्राज्य पतन के कारण पतन के बाद से बहुत दिनों तक क्या रहा, विदेशी शासकों का भारत में शासन रहा। और उनके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत 4 शासक, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, जिसे नाम से हम लोग जानते हैं। और आपको इस चैप्टर में बस इतना ही ध्यान रखना है कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात, महाजनपद का विकास किस प्रकार से, ये इतना शक्तिशाली किस प्रकार से हो गया, क्या ये एक साम्राज्य के रूप में विस्थापित हो गया, इसको पूरी अच्छी से पढ़ेंगे। उनके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अशोक क्या किया, अशोक ने अपने जिंदगी में धर्म के द्वारा, धर्म के नाम सुने होंगे, धर्म क्या था, इन सभी बात को जानेंगे। अशोक ने अपनी सम्राट को चलाने के लिए क्या क्या व्यवस्था, क्या इन सभी बात को देखेंगे। थोड़ी सी जानकारी गुप्त साम्राज्य की देखेंगे, लेकिन मेन पॉइंट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, क्या जनपद होता है, मौर्य साम्राज्य क्या होता है, और अशोक के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ आए, वीडियो को आप अवश्य लाइक करेंगे, और अगर इस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2023 में जितने भी छात्र एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए यहाँ पर फ्री में तैयारी कराई जा रही है। किसी भी एक प्रकार की रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो आप आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बगल में आएगा बेल आइकन, उसके दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जो हड़प्पा सभ्यता का वीडियो नहीं देखें, जाके वहां आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राजा, किसान और नगर, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का जो राजनीतिक इतिहास रहा, उसका क्या इतिहास रहेगा, इन सभी बातों पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।